हेलो बच्चों। एक बार फिर आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अमी सर में स्वागत है। बच्चों, कल जहां हम लोग समाप्त किए थे आज वहां से शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग प्रॉपर घर पे पढ़ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। और आगे ऐसे मेहनत करते रहिए ताकि चीज़ें आप लोगों को, बातें आप लोगों को याद रहे। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज हम लोगों को पढ़ना है पराग कोश। पराग कोश। इधर बच्चा डायग्राम बनाएंगे और इधर लिखते चलेंगे। देखिए, जो पराग कोश होता है यह दो प्रकार का। ये कितने प्रकार का? दो प्रकार का, या दो भागों में बटा होता है। पहला होता बच्चा द्वि कोष्ठ की परागकोश। द्वि कोष्ठ की परागकोश। और दूसरा क्या होगा? एक कोष्ठ की परागकोश। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं? द्वि पालित परागकोश। और इसको क्या बोलेंगे बच्चा? एक पालित परागकोश। आई बात समझ में? परागकोश को दो भागों में बांटा गया है। पहला, या तो आप बोलो द्विकोष्ठकीय परागकोश या द्विपालित परागकोश। और दूसरा होता है बच्चा एक कोष्ठकीय परागकोश या एक पालित परागकोश। ये हो गया आपका दूसरा। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हो गया सरसों, बैगन, टमाटर। और इसका बच्चा गुड़हल, कपास, और आपकी क्या हो गई? भिंडी। ये होती है एक पालित संरचना। फिगर समझते हैं। ये देखिए, एक पाली। ये बच्चा आपका क्या हो गया? दूसरी पाली। और ये क्या है? केवल एक पाली। आई बात समझ में? हर एक बातों को बच्चा आप लोग नोट करेंगे प्रॉपर। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे परागकोश। परागकोश को दो भागों में बांटा गया। नंबर एक, द्विकोष्ठकीय परागकोश या द्विपालित परागकोश। नंबर दो बच्चा लगाएंगे एक कोष्ठकीय परागकोश या एक पालित परागकोश। अब अगर आपसे पूछा जाए, इसका एग्जाम्पल सरसों, बैगन, टमाटर, आलू हो गया। और एक कोष्ठी का क्या होगा? गुड़हल हो गया, कपास हो गया, भिंडी हो गया। इसकी संरचना देखें तो बच्चा देखो, लिखा गया द्विकोष्ठ की या द्विपाली। एक पाली और ये आपकी क्या हो गई? दो पाली। और इसमें कितनी पाली केवल दिख रही है आपको? एक पाली दिख रही है। आई बात समझ में? अब देखेंगे बच्चा, ये होगी द्विपालित या द्विकोष्ठ की। ये क्या हो गया आपका? एक पालित हो गया। अब इसके बाद समझते हैं कि अगर ऐसे इसको काट दिया जाए, अनुप्रस्थ बचा इसकी क्या किया जाए? काट दिया जाए। तो देखो, एक, दो, तीन, चार, और इसमें एक, दो। मतलब जब इनको काटा जाता है द्विकोष्ठकीय परागकोश को, तो इसमें बच्चा परागधानी, क्या बोलेंगे? परागधानी बोलो, या फिर लघु बीजाणुधानी बोलो। लघु बीजाणुधानी, या बच्चा क्या बोलोगे? सूक्ष्म बीजाणुधानी। सूक्ष्म बीजाणुधानी। अब समझो, परागधानी कब बोलेंगे? जब बच्चा, जब परागकोश के अंदर क्या होंगे? परागकण। क्या होंगे? परागकण। मतलब जब इसके अंदर परागकण होंगे तो इसके प्रत्येक किनारे को क्या बोलेंगे? परागधानी। क्या बोलेंगे? परागधानी। देखो, इसमें एक पाली, दो पाली, तीन पाली हो गई। तो मतलब एक पाली को क्या बोला जाता है? परागधानी। कब बोलेंगे एक पाली को परागधानी? जब पाली के अंदर बच्चा क्या होगा? परागकण। मतलब जब पराग कोश के अंदर परागकण पाया जाएगा तो हम इसके किनारे को क्या बोलेंगे? परागधानी। जब पराग कोश के अंदर, पराग कोश के अंदर क्या होगा? लघु बीजाणु। क्या होंगे? लघु बीजाणु होंगे। तब बच्चा पराग कोश के प्रत्येक किनारे को क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु धानी। और जब इसके अंदर क्या होंगे? सूक्ष्म बीजाणु होंगे, तो बच्चा तब इसके किनारे को क्या बोलेंगे? सूक्ष्म बीजाणु धानी। फिर से समझो, हेडिंग क्या लगी आपकी? परागकोश। परागकोश दो भागों में बटा होता है, या दो भागों में इसको बांटते हैं, या दो प्रकार का होता है।
नंबर एक लगाएंगे द्विकोष्ठकीय पराकोष या द्विपालित पराकोष। नंबर एक एक कोष्ठकीय पराकोष या एक पालित पराकोष। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सरसों, बैगन, टमाटर, आलू। इसका क्या होगा, गुड़हल, कपास और भिंडी। अब बच्चा जब इसको काटा जाएगा, देखो एक पाली दो पाली, जब इसको काटेंगे तो द्विकोष्ठकी में कितने पराकोष, कितनी परागधानियां मिलेंगी, मतलब कितने किनारे मिलेंगे, 4। जब द्विकोष्ठकीय परागकोष को काटेंगे तो इसमें कितने किनारे मिलेंगे, 4 किनारे मिलेंगे। और जब बच्चा एक कोष्ठकीय परागकोष को काटेंगे तो इसमें कितने किनारे मिलेंगे, 4। तो अगर आपसे पूछा जाए परागकोष के द्विकोष्ठकीय परागकोष के अंदर परागधानी की संख्या कितनी होगी बच्चा, 4। या सूक्ष्म बीजाणुधानी की संख्या कितनी होगी, 4। और इसकी कितनी संख्या होगी, 4। अब परागधानी किसे बोलेंगे, जब परागकोष के अंदर बच्चा क्या होगा, परागकण होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, किनारे को परागधानी। जब परागकोष के अंदर क्या होगा, लघु बीजाणु होगा तो उसके किनारे को क्या बोलेंगे, लघु बीजाणुधानी। और जब परागकोष के अंदर क्या होगा, सूक्ष्म बीजाणु होगा तो उसके किनारे को क्या बोलेंगे, सूक्ष्म बीजाणुधानी। आई बात समझ में। सेम बच्चा इसके अंदर होगा। तो इस एक कोष्ठ के परागकोष के अंदर परागधानी कितनी होगी, परागधानी बच्चा 2। लघु बीजाणुधानी कितनी होगी, लघु बीजाणुधानी कितनी होगी, 2। और सूक्ष्म बीजाणुधानी कितनी होगी, 2 होगी। आई बात समझ में। तो इतना बच्चा आप लोग नोट करिए। अच्छा समझ लेते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं द्विकोष्ठ की परागकोष होता क्या है। द्विकोष्ठ की परागकोष। और यहाँ बच्चा एक कोष्ठ की परागकोष। आई बात समझ में। क्या होगा, जब परागकोष दो पालियों में बटा हो, कितने पालियों में, 2 पालियों में बटा हो, तब उसे द्विपालित या द्विकोष्ठ की परागकोष कहते हैं। आगे बात समझ में। अब यहाँ बच्चा क्या लिखेंगे, एक कोष्ठ की परागकोष क्या होता है, जब परागकोष कितने पालियों में बटा हो, एक पाली में बटा हो, एक पाली में बटा हो, तब उसे क्या बोलेंगे, एक पालित या एक कोष्ठ की परागकोष। आगे बात समझ बच्चा। फिर से एक बार रिवीजन करते तब इसको मिटाएंगे। परागकोष बच्चा, परागकोष क्या है, तो परागकोष एक थैली जैसी संरचना होती है जिसमें परागकण का निर्माण होता है। परागकोष दो प्रकार का, एक द्विकोष्ठ की परागकोष या द्विपालित परागकोष, और दूसरा होता है एक कोष्ठ की परागकोष या एक पालित। अब यही बच्चा इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि जब परागकोष दो पालियों में बटा होता है तब उसे द्विकोष्ठ की या द्विपालित परागकोष कहते हैं। और जब परागकोष एक पाली में बटा होता है तब उसे क्या बोलेंगे, एक कोष्ठ की या एक पालित परागकोष। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे। इसका है सरसों, बैगन, टमाटर। इसका है क्या बच्चा, गुड़हल, कपास और भिंडी। फिर उसके बाद नोट करेंगे कि द्विकोष्ठ की परागकोष में कितनी पालियां होती हैं, 2। कितनी पाली, 2 पाली। और द्विकोष्ठ की परागकोष के अंदर कितने किनारे होते हैं, 4। एक कोष्ठ के परागकोष के अंदर कितनी पाली होती है, 1। और कितने किनारे होते हैं बच्चा, 2। अब उसके बाद लिखना, हेडिंग क्या लगाएंगे, परागधानी। तो जब परागकोष के अंदर क्या होगा, परागकण, तब उसे क्या बोलेंगे, परागधानी। जब परागकोष के अंदर लघु बीजाणु होगा तब क्या बोलेंगे, लघु बीजाणुधानी। और जब परागकोष के अंदर सूक्ष्म बीजाणु होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, सूक्ष्म बीजाणुधानी। तो बच्चा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मिटाते हैं।
अब बच्चा हेडिंग लगाएंगे पराग कोश की संरचना। पहले से मैं बना चुका ताकि समय कम लगे। पराग कोश की संरचना देखिए, एक जो पराग कोश है कितनी पालियां हैं, 1 2 3 4। ये बच्चा आपका क्या द्विकोष्ठ की पराग कोश है, और इसमें कितनी पाली, 1 2 3 4, मतलब सॉरी 4 किनारे होते हैं। अब पाली देखेंगे बच्चा तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, एक पाली ये हो गई, दूसरी पाली ये, तो एक पराग कोश, एक पाली, दो पाली, अब किनारे 1 2 3 4। अब समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बच्चा यहाँ पे कुछ समूह पाया जाता है उत्तकों का, जिसे क्या बोलेंगे, योजी। क्या बोलेंगे, योजी। यह क्या करता है, इसका कार्य यही समझते हैं। यह एक पाली को दूसरे पाली से क्या करता है, जोड़ता है। पाली को बच्चा, एक पाली को दूसरे पाली से जोड़ता है। आई बात समझ में। योजी का कार्य क्या है, तो यह एक पाली पूरा ये हो गया, दूसरा पाली ये हो गया, तो एक पाली को दूसरे पाली से क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। अब समझते हैं बच्चा कि इसके अंदर देखो, एक भाग में बना रहे, पूरे भाग में ऐसे परागकोश की संरचना अपनी होती है। ये हो गया बच्चा आपका क्या, बाह्य त्वचा। क्या हो गया आपका, बाह्य त्वचा। अब इसके नीचे एक और ऐसी लेयर पाई जाती है, इसी बच्चा क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अंतस्थिसियम। क्या बोलेंगे, अंतस्थिसियम। अब इसके नीचे फिर ऐसे कोशिकाओं का क्या होता है, इसे क्या बोलेंगे, मध्यस्तर। क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका क्या, मध्यस्तर। अब इसके नीचे एक और लेयर पाई जाती है ऐसे, ये हो गया आपका क्या, टेपिटम। ये बच्चा क्या है, टेपिटम हो गया। अब टेपिटम के अंदर कुछ कोशिकाओं का समूह होता है ऐसे, कुछ ऊतक होते हैं जिन्हें बीजाणु जन क्या बोलेंगे, ऊतक कहते हैं, ऊतक कहते हैं। अब देखिए, एक किनारे में ऐसे बना बच्चा, पूरे भाग में ऐसे फैला होता है। आई बात समझ में। तो सबसे बाहर क्या है आपका, बाह्य त्वचा, फिर ब्लैक वाला बच्चा क्या है, अंतस्थिसियम, फिर ग्रीन वाला क्या है, मध्यस्तर, फिर ब्लैक वाला क्या है, टेप्टम, और फिर जो ग्रीन वाली जो आपकी कोशिकाएं हैं जो एकत्रित है, समूह बनाए हुए, उनको क्या बोलेंगे, बीजाणुजन ऊतक। एक चीज और समझते हैं, यहाँ पे बच्चा पतली भित्ति के समान, पतली भित्ति के समान क्या होती है, संरचना होती है, संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे रंध्रक कहते हैं। यहीं से बच्चा क्या होता है, यहीं से परागकोश क्या होता है, परागकोश का स्फुटन होता है। स्फुटन का मतलब होता है फटना, स्फुटन होता है, और तब परागकण क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब एक एक स्तरों को हम लोग बच्चा क्या करेंगे, हेडिंग लगा लगा के समझेंगे। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग क्या होगी, बाह्य त्वचा। क्या होगी बच्चा, बाह्य
त्वचा। एक एक पॉइंट नोट नोट करते चलिएगा। सबसे नंबर एक यह है एक स्तरों की क्या होती हैं, बनी होती हैं। मतलब बच्चा केवल इनकी एक लेयर पाई जाती है, यह एक स्तरों की बनी होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका इनकी कोशिका में या इनकी कोशिकाओं में केवल एक केंद्रक पाए जाते। तीसरा पॉइंट बचा, तीसरा है कार्य। तीसरा क्या है, कार्य। ये क्या इनका कार्य। तो कार्य समझना, देखो सबसे ऊपर क्या बाह्य त्वचा, इसके नीचे क्या अंतस्थिसियम, इसके नीचे है मध्य स्तर, इसके नीचे आपका क्या टेपिटम। तो बच्चा ये क्या करेंगे, यह है अंतस्थिसियम, मध्य स्तर एवं टेपिटम को क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती। आगे बात समझो। सबसे पहले हेडिंग क्या लगाएंगे, बाह्य त्वचा। लिखेंगे कि यह एक स्तरों की बनी होती है, यह एक स्तरों की बनी होती हैं। इनकी कोशिकाओं में केवल, इनकी प्रत्येक कोशिकाओं में केवल एक केंद्रक पाए जाते हैं। यह इनका कार्य क्या है, अंतस्थिसियम, मध्य स्तर, टेप्टम को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती हैं। उसके बाद दूसरी हेडिंग लगाएंगे, दूसरा बच्चा आपका अंतस्थिसियम क्या है, अंतस्थिसियम, इसको समझो। यह देखो बच्चा किसके नीचे पाई जा रही है, ये है बाह्य त्वचा, ये है मध्य स्तर, इसके बीच में क्या मिल रही है, अंतस्थिसियम। यह है बाह्य त्वचा एवं एवं मध्य स्तर के बीच पाई जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चा, इनकी प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक की संख्या, केंद्रक की संख्या कितनी होती है, केंद्रक की संख्या एक होती है, एक होती है। अब समझेंगे कार्य। देखो ये अपनी अंतस्थिसियम, इसके नीचे क्या मध्य स्तर, इसके नीचे क्या है टेपिटम। यह है मध्य स्तर एवं टेपिटम को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और दूसरा कार्य है, देखो बच्चा, जब पराग कोश का स्फुटन होता है, मतलब जब पराग कोश फटता है तो परागकण बाहर निकलते हैं, तो जो अंतस्थिसियम है ना, वह जल को अवशोषित करके फूलने लगती है। और इस रंध्रक वाले भाग से क्या होता है, पराग कोश अपना फट जाता है और परागकण क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यह है जल को अवशोषित, जल को अवशोषित करके परागकोश के स्फुटन में, परागकोश के स्फुटन में, स्फुटन होता है बच्चा फटना, स्फुटन में क्या करती है, सहायता करती है। आगे बात समझो। तीसरा बच्चा हेडिंग क्या लगाएंगे, मध्य स्तर। समझे, देखो बच्चा ये अपना मध्य स्तर, इसके ऊपर अंतस्थिसियम, इसके नीचे टेपिटम है, तो क्या लिखोगे, यह है अंतस्थिसियम एवं टेपिटम के मध्य पाई जाती है।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चा, इनकी 1 से 3 क्या होती हैं, स्तरें होती हैं। मतलब एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और तीन भी हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट, इनकी प्रत्येक कोशिका में केंद्रक की संख्या कितनी होती है, केंद्रक की संख्या 1 होती है। यहाँ बच्चा नोट कर सकते हैं, देखिए इनकी भी कितनी लेयर पाई जाती है, यह भी एक स्तरीय होती है। कैसी होती है, एक स्तरीय होती है, मतलब इसकी भी एक ही स्तर होती है। अब समझते हैं कार्य। हो जाए कार्य, पहला कार्य बच्चा समझो, ये अपना मध्य स्तर के नीचे क्या है, टेपिटम और बीजाणुजन ऊतक। यह है टेपिटम एवं बीजाणुजन ऊतक को क्या करती है बच्चा, सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती हैं। और दूसरा कार्य है, यह बीजाणु जन ऊतक को अल्प मात्रा में क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। आई बात समझ में। एक बार बच्चा फिर से रिवीजन करते हैं ताकि सारी चीजें आपको याद हो जाए, सारी बातें क्या हो जाए, याद हो जाए। हम लोग क्या पढ़े, परागकोश की संरचना। आई बात समझ में। अब देखिए हमने बनाया बच्चा, एक किनारे को हमने बनाया, ऐसे सभी भागों में होता है। तो सबसे बाहर जो लेयर है उसे बोला जाता है बाह्य त्वचा, नंबर 1। बाह्य त्वचा के नीचे जो होता है अंतस्थीसियम, अंतस्थीसियम के नीचे जो होता है मध्य स्तर, और मध्य स्तर के नीचे जो होता है बच्चा वो होता है टेपिटम, और टेपिटम के नीचे जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें क्या बोलेंगे, बीजाणुजन ऊतक। अब यह पूरी एक पाली है, यह पूरी दूसरी पाली है। तो एक पाली दूसरे पाली से बच्चा किसके द्वारा जुड़ा होता है, योजी। योजी क्या करता है, एक पाली को दूसरे पाली से जोड़ने का कार्य करता है। फिर उसके बाद ए वाला भाग पतली भित्ति के समान संरचना होती है जिसे रंध्रक कहते हैं। अब पराग कोश यहीं से क्या होता है, स्फुटन होता है, फटता है, जिससे परागकण बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद बच्चा 4 स्तरें इसमें भी पाई जाएंगी, इसमें भी पाई जाएंगी, इसमें और इसमें। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या है, बाह्य त्वचा। तो बच्चा देखो क्या बोलेंगे, पराग कोश का सबसे बाहरी आवरण, पराग कोश का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, बाह्य त्वचा। यह एक स्तरों का क्या होता है, बना होता है। इनके प्रत्येक कोशिका, बच्चा देखो ये कोशिका है ना, इनके प्रत्येक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक पाए जाते हैं। कार्य क्या है, तो बाह्य त्वचा के नीचे समझो बच्चा अंतस्थीसियम है, मध्य स्तर, टेपिटम, इन्हीं सबको ये क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। फिर दूसरे नंबर पे आती है हमारी क्या, अंतस्थीसियम। तो बच्चा ए है अंतस्थीसियम। तो क्या बोलेंगे, यह बाह्य त्वचा और मध्य स्तर के बीच में पाई जाती है। इसकी भी कितनी स्तरें होती हैं, केवल एक स्तरें होती हैं। और इनकी कोशिकाओं में भी बच्चा आपको कितने केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, केवल एक केंद्रक। इनकी प्रत्येक कोशिकाओं में कितने केंद्रक दिखाई देते हैं, एक केंद्रक दिखाई देते हैं। अब उसके बाद बच्चा इनका कार्य क्या है, तो अंतस्थीसियम का दो कार्य याद करना है। इसके नीचे मध्य स्तर टेपिटम, मध्य स्तर और टेपिटम को सुरक्षा प्रदान करती हैं। साथ साथ जो परागकोश के अंदर जो जल होता है उसको अवशोषित करके फूल जाती है, और जिससे वो फटने में क्या करती है, सहायता करती है। तो दूसरा कार्य क्या है, यह जल को अवशोषित करके परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है, जिससे परागकण परागकोश से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। फिर मध्य स्तर है, तो टेपिटम सॉरी अंतस्थीसियम और आपका टेपिटम के बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे, मध्य स्तर। यह भी बच्चा एक स्तरों की बनी होती है। सॉरी, इनकी कितनी स्तरें होती हैं, इनकी 1 से 3 स्तरें होती हैं। अब प्रत्येक कोशिकाओं में क्या होते हैं, केवल इनके भी प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक पाए जाते हैं। अब इनका कार्य क्या है, तो बच्चा इसके नीचे देखो यह मध्य स्तर, इसके नीचे टेपिटम, इसके नीचे बीजाणुजन ऊतक। तो टेपिटम और बीजाणुजन ऊतक को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा कार्य क्या है, यह बीजाणुजन ऊतक को अल्प मात्रा में पोषण प्रदान करती है। तो बच्चा मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसको इरेज करते हैं।
अब लास्ट अपना क्या है, चौथा टेपिटम। चौथा बच्चा टेपिटम। टेपिटम में पहला पॉइंट, पराग कोश का सबसे आंतरिक स्तर क्या कहलाता है, टेपिटम कहलाता है, कहलाता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चा, इनकी एक अस्तर होती है, एक आवरण होती है। तीसरा पॉइंट, ये बच्चा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। इनकी प्रत्येक कोशिकाओं में, इनकी प्रत्येक कोशिकाओं में केंद्रकों की संख्या, केंद्रकों की संख्या एक से अधिक होती है। ये आपको जरूर याद करना है, एक से अधिक होती है। आई बात समझ में। परागकोश का सबसे आंतरिक स्तर क्या कहलाएगा, टेपिटम। इनकी भी केवल एक स्तरें पाई जाती हैं। इनके प्रत्येक कोशिकाओं में अच्छा केंद्रकों की संख्या एक से अधिक होती है, इसको याद रखना। अब समझते हैं कार्य। पहला कार्य, इसके नीचे बच्चा कौन सा ऊतक है, बीजाणुजन ऊतक। यह है बीजाणुजन ऊतक को अधिक मात्रा में पोषण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। पहला कार्य। दूसरा, इसका कार्य भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि टेप्टम के कार्य लिखिए, पहला। दूसरा, यह कैलेज एंजाइम स्रावित करती है। क्या करती है, कैलेज एंजाइम स्रावित करती हैं, जो कैलोज अस्तर को क्या करता है, जो कैलोज अस्तर को हटा देता है, हटा देता है। तीसरा पॉइंट, यह स्पोरोपोलेनिन एवं यूवी कणों का क्या करती हैं, कणों का स्राव करती हैं, जो परागकण के बाह्य चोल का क्या करती है बच्चा, निर्माण करती, निर्माण करती। टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, परागकोश का सबसे आंतरिक स्तर टेपिटम कहलाएगा। इनकी भी केवल एक स्तरें पाई जाती हैं। इनके प्रत्येक कोशिका में केंद्रकों की संख्या एक से अधिक होगी। आपसे पूछा जाएगा परागकोश के किस स्तर में केंद्रकों की संख्या एक से अधिक होती है, तो आप क्या बताएंगे, टेपिटम। कार्य बचा, यह बीजाणु जनऊतक को अधिक मात्रा में पोषण प्रदान करती हैं। दूसरा, यह कैलेज एंजाइम स्रावित करती हैं, जो कैलोज स्तर को क्या करता है, नष्ट कर देता है। तीसरा, यह स्पोरोपोलिन तथा यूवी कणों का स्राव करती है, जो बायोचोल के निर्माण में सहायता करता है। स्पोरोपोलिन क्या है, तो बच्चा जिस प्रकार से जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, भाग, इनेमल, वैसे पादप जगत का सबसे कठोर क्या होता है, स्पोरोपोलिन। तो बच्चा आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलेंगे फिर अगले दिन। तो आप लोग प्रॉपर जो भी बातें यहाँ पे बताई जाती हैं उसको अपने नोट्स में नोट करिएगा और बार बार उसको क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा। तो मिलते हैं बच्चा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।